हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे यूनिट 5 से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। क्लियर है बेटा। इस स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग टाइप की रेडिएशंस होती हैं उनकी क्या वेवलेंथ होती है, कैसे उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं इनको और क्या इनके यूज हैं, वो सब कुछ आज हम डिटेल में समझने वाले हैं यहाँ पर। क्लियर है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। देखिए, द ऑर्डर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कोई एक टाइप की नहीं होती, अलग अलग टाइप की वेव्स होती हैं ये, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग है। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर हम डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट को अरेंज कर दें तो उस ऑर्डर को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। देखिए, द ऑर्डर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और द फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ के हिसाब से या यूं कहें उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। ठीक है। हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और उन सभी रेडिएशन की जो प्रॉपर्टी हैं वो अलग अलग होती हैं। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है बेटा। अब देखिए, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनके बारे में हम अब समझने वाले हैं। तो सबसे पहले है रेडियो वेव। देखिए, यहां पर मैंने इनकी वेवलेंथ को शो किया है और फ्रीक्वेंसी की रूप में भी इनको कर सकते हैं अरेंज। वो आप अपने आप निकालोगे फ्रीक्वेंसी, मैं इसके बाद बताऊंगा कि अगर वेवलेंथ पता हो तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं। एग्जाम में वेवलेंथ भी पूछी जा सकती है, फ्रीक्वेंसी भी पूछी जा सकती है। रेडियो वेव है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 10⁴ मीटर से 0.1 मीटर तक। क्लियर है। मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है इनको। देखिए, वेवलेंथ इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है किसकी, रेडियो वेव की सबसे ज्यादा वेवलेंथ हाईएस्ट 10⁴ मीटर से 0.1 मीटर तक। क्लियर। अब इनको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, एक वायर है, मान लीजिए कंडक्टिंग वायर, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन एकदम से एक्सेलरेट करे या डी एक्सेलरेट करे तब उसमें से रेडियो वेव निकलती हैं। क्लियर। रेडियो वेव कैसे निकलेंगी, रैपिड एक्सेलरेशन और द डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन के एकदम से एक्सेलरेट होने पर या डी एक्सेलरेट होने पर ही इसमें क्या प्रोड्यूस हो सकती है, रेडियो वेव प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आएगी कब, जब इलेक्ट्रॉन एकदम से एक्सेलरेट करेगा या डी एक्सेलरेट करेगा। इसको डिटेक्ट करने के लिए आपने सिंपली इनको याद रखना है, रिसीवर एरियल एंटीना होता है ना, जैसे टीवी के ऊपर पहले एंटीना लगाते थे, एफएम का एक रेडियो का एक एंटीना होता है, वो एंटीना क्या करता है, रेडियो वेव को रिसीव करता है, डिटेक्ट करता है उनको। क्लियर है। तो रिसीवर एरियल बात समझ में आई। तो ये तो था आपका रेडियो वेव। सेकंड पॉइंट है माइक्रोवेव। अब देखिए, हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको काफी मैंने छोटे छोटे अक्षर लिखे हैं यहां पर, शायद आपको ना समझ में आए तो ध्यान से सुन लेना, समझ में आ जाएगा। माइक्रोवेव क्या है, 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक, 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक ऐसी रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ रेंज इस बीच में होती है, 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में, उनको बोला जाता है माइक्रोवेव। क्लियर। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब। माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशल टाइप की ट्यूब का यूज किया जाता है। ये ट्यूब का नाम क्या है, जैसे कि क्लिस्ट्रॉन वाल्व या मैग्नेट्रॉन वाल्व। ये ट्यूब कौन सी होती हैं, जैसे क्लिस्ट्रॉन वाल्व हो गई, मैग्नेट्रॉन वाल्व, इनकी हेल्प से हम माइक्रोवेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर दे आर प्रोड्यूस बाय द गन डायोड्स। कुछ स्पेशल टाइप के डायोड्स हैं जिनको क्या बोलते हैं, गन डायोड्स। इन डायोड का यूज करके भी हम माइक्रोवेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिटेक्शन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स। इन डायोड्स का यूज करके हम माइक्रोवेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। कौन से डायोड हैं, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स। अब नेक्स्ट है इंफ्रारेड
वेव्स। अब इंफ्रारेड वेव्स या इनको बोल देते हैं IR, IR रेडिएशन भी बोल देते हैं। IR का मतलब I फॉर इंफ्रा, R फॉर रेड, ठीक है। या इसका एक और नेम है हीट वेव्स। क्या बोलते हैं इनको? हीट वेव्स। वेवलेंथ रेंज है इनकी 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर, 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर तक इनकी वेवलेंथ वेरी करती है, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज में जो रेडिएशन होंगी उनको बोलेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन। अब ये कहां से प्रोड्यूस होती हैं? जो गर्म बॉडीज होती है ना, कोई भी हॉट बॉडीज, गर्म ऑब्जेक्ट जो होगा उससे जो रेडिएशन निकलेंगी बेटा, उन रेडिएशन को बोला जाता है इंफ्रारेड रेडिएशन। कहां से निकलती हैं ये? फ्रॉम द हॉट बॉडीज। या फिर एक और सोर्स है, वो क्या है? वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, उनकी वाइब्रेशन से जो रेडिएशन निकलेगी दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन। बात समझ में आई है बेटा? अब देखिए, इनको डिटेक्ट करने के लिए इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म का यूज किया जाता है। स्पेशल टाइप की फोटोग्राफिक फिल्म है जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म। क्लियर? और नेक्स्ट है विजिबल लाइट, जो लाइट हमें दिखती है दैट इज नोन एज, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट। इसकी जो वेवलेंथ रेंज है 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है। कितनी? 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, ये इसकी वेवलेंथ रेंज है। क्लियर? फिर देखिए, व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अनदर एनर्जी लेवल, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन अपने एक एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, तब ये विजिबल लाइट बाहर निकालता है। कौन सी लाइट बाहर निकालता है? विजिबल लाइट। कब? दोबारा सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन है, वो जो जिस मर्जी एनर्जी लेवल पे हो, जब वो अपने से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो वो विजिबल लाइट को बाहर निकालेगा। कौन सी लाइट को? विजिबल लाइट को। फिर इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं विजिबल लाइट को? ह्यूमन आईज से। हम अपनी आंखों से विजिबल लाइट को डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर लाइट है तो पता चल जाता है हमारी आंखों को, अगर लाइट नहीं है तब भी पता चल जाएगा। तो ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट द विजिबल लाइट। या फिर फोटो सेल होता है एक डिवाइस, 9th यूनिट में पढ़ोगे आप, कौन सा डिवाइस है? फोटो सेल। या फिर फोटोग्राफिक फिल्म, फोटो सेल, फोटोग्राफिक फिल्म या ह्यूमन आई, इनकी हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं विजिबल लाइट को। बात समझ में आई है? अब ये थोड़ा ध्यान से समझने नीचे वाले, हो सकता है आपको लिखे हुए अक्षर मेरे समझ में ना आए, ठीक है? तो सुन लेना ध्यान से। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन है? अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन, या इनको शॉर्ट में बोल दिया जाता है यूवी रेडिएशन। यू फॉर अल्ट्रा, वी फॉर वायोलेट रेडिएशन। बात समझ में आ गई? इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक वेरी करती है। कितनी? 400 से 1 नैनोमीटर तक। क्लियर? और कैसे इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? व्हेन इनर शेल इलेक्ट्रॉन मूव टू द लोअर एनर्जी लेवल। जब एक इनर शेल का इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, तब रेडिएशन निकलती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। यहां पर कंडीशन, विजिबल के केस में इनर शेल वाली कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता था, आउटर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता था। लेकिन अल्ट्रा वायलेट के केस में कंडीशन है कि इनर शेल का इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल में जब जाएगा तब वो रेडिएशन निकाल सकता है। कौन सी? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है? इनको डिटेक्ट कैसे करेंगे बेटा? अच्छा एक मिनट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का एक सोर्स और भी है, वो कौन सा है? सन। सन से काफी ज्यादा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारी धरती पर आती है। बात समझ में आ गई है? सन इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। कैसे डिटेक्ट करेंगे इसको? वही सेम जो विजिबल लाइट का था, फोटो सेल या फोटोग्राफिक फिल्म। फोटो सेल से भी डिटेक्ट कर सकते हैं यूवी रेडिएशन को, और फोटोग्राफिक फिल्म से भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सरे। अब एक्सरे को कैसे, क्या वेवलेंथ रेंज होती है? 1 नैनोमीटर से 10 की पावर 3 नैनोमीटर। कितनी है? 1 नैनोमीटर से 10 की पावर 3 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ रेंज होती है। किसकी? एक्सरे की।
बात समझ में आई। अब इसको प्रोडक्शन कैसे होगा, कैसे प्रोड्यूस करेंगे एक्सरेज को, देखिए एक्सरे ट्यूब और द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए एक्सरे ट्यूब होती हैं, उनसे एक्सरे को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। और या फिर और क्या तरीका है, बम्बार्डमेंट ऑफ द मेटल बाय द हैवी एनर्जी इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए एक मेटल है, उसके ऊपर हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करता है तब उसमें से एक्सरे बाहर निकलती है। क्लियर। एक मेटल्स है, मेटल के ऊपर जब क्या स्ट्राइक करेगा बेटा, हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, तब कौन सी रेडिएशन निकलेंगी, एक्सरे। क्लियर। इसको भी कैसे डिटेक्ट करेंगे, सेम वही, एक तो फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दो चीजें और होती हैं, गीगर ट्यूब, ये लिखा हुआ है GEIGER, गीगर ट्यूब, या फिर एक और होता है आयोनाइजेशन चैम्बर। गीगर ट्यूब या आयोनाइजेशन चैम्बर, ये इनकी हेल्प से भी हम एक्सरे को डिटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में अपना आता है बेटा गामा रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन है, गामा रेडिएशन। इनकी वेवलेंथ सबसे कम है, गामा रेडिएशन की वेवलेंथ सबसे कम है। क्लियर है बेटा, समझ में आया। अच्छा यहां पर यह ध्यान रखना, ये 10 की पावर -3 है, आई थिंक 10 की पावर -3 है, +3 नहीं है, वो तो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा अब गामा रेडिएशन 10 की पावर -3 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ की जितनी भी रेडिएशन होंगी, मतलब इससे नीचे ही इसकी जो है सॉरी वेवलेंथ लाई करेगी, किससे नीचे, 10 की पावर -3 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ होगी गामा रेडिएशन की। ये साइन डाला ना लेस देन का। फिर प्रोड्यूस कैसे होती है गामा रेडिएशन, देखिए जब एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का डीके होता है ना, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, ये आप 8th चैप्टर में पढ़ोगे बेटा, ठीक है, एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर में पढ़ोगे आप रेडियो एक्टिविटी के बारे में। जब एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अपने का डीके होता है, उसमें से रेडिएशंस बाहर निकलती हैं, तब उसमें से गामा रेडिएशंस भी बाहर निकलती हैं। क्लियर है, या यूं कहें एक न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में गामा रेडिएशंस निकलती हैं, या यूं कहें रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस अपने अंदर से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को बाहर निकालता है तब गामा रेडिएशन बाहर आती हैं। क्लियर। इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, जैसे एक्सरे को डिटेक्ट किया वैसे ही इनको भी डिटेक्ट करेंगे। तो सेम एज इट इज लिख देना है आपने, मैंने डॉट्स लगा दिए हैं, यानी कि सेम ऊपर वाला ही आपने यहां पर लिखना है। सेम मेथड है इसको भी डिटेक्ट करने का। तो क्लियर है बेटा, समझ में आया होगा। इसको अच्छे से आपने नोट करना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास विजिबल लाइट के बारे में अब हम समझते हैं। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ रेंज है मैंने आपको बताया था 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। क्लियर। और जो फ्रीक्वेंसी है इनकी वो 4 × 10⁻14 से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच में लाई करती है। क्लियर। जो वायोलेट लाइट है, अब जो आपने पढ़ा है 7 कलर की विजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कैसे याद रखोगे, विबग्योर से, VIBGYOR, विबग्योर। तो देखिए वायोलेट लाइट की वेवलेंथ रेंज 400 से 420 नैनोमीटर, इंडिगो 420 से 450, ब्लू 450 से 500, ग्रीन 500 से 570, येलो 570 से 600, ऑरेंज 600 से 650 और रेड 650 से 700 नैनोमीटर। क्लियर है। तो ये क्या है, वेवलेंथ रेंज फॉर द डिफरेंट कलर्स लाइट, अलग अलग कलर की लाइट की वेवलेंथ रेंज है ये। क्लियर। अब देखिए आप जरा ध्यान से, मान लीजिए आपको कोई भी एक वेवलेंथ तो याद है, लेकिन क्वेश्चन आ गया, मैं पूछ लिया आपसे फ्रीक्वेंसी रेंज, तो कैसे निकालोगे, वो एक तरीका आपको ऑलरेडी पता है। जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेलोसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ। तो इसका मतलब
जो फ्रीक्वेंसी है वो वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ, ऐसे आप निकाल सकते हो। क्लियर है? ये ध्यान रखना, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द स्पीड ब्रैकेट में वेलोसिटी v ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितनी होती है इसकी स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। क्लियर है? तो ये जो मैंने वेवलेंथ रेंज आपको बताई है बेटा किसी भी टाइप की रेडिएशन की, ये अप्रोक्सीमेट होती है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा आंसर इधर उधर दिया हो, ठीक है, तो वेरी कर सकता है आंसर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट है कि यही रेंज होती है। क्लियर? तो अब वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहां से आ गया। सपोज हमें फाइंड आउट करना है, मान लीजिए ये ले लेते हैं हम, ब्लू कलर की लाइट की वेवलेंथ निकालते हैं। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, वेवलेंथ हमें पता है, याद कर रखा है हमने, फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे। तो देखिए जरा, मैं ब्लू कलर की लाइट के लिए बात कर रहा हूं, रेंज है ना अलग अलग, ये यहां से यहां तक की रेंज, तो फ्रीक्वेंसी की भी रेंज होगी अपनी। तो पहले एक फ्रीक्वेंसी देखिए, वेलोसिटी तो होती है 3 × 10⁸, वेवलेंथ कितनी है, जैसे यहां पर 450 दे रखी है, 450 नैनोमीटर है ना, नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻⁹ मीटर, मीटर में बदल लिया, और अब निकाल लो आंसर। 3 × ये 10⁸ था, ऊपर जाके ये वाला भी, ये क्या हो गया, माइनस से प्लस में हो गया, डिवाइड में बच गया 450। अब डिवाइड करके आप आंसर निकाल लेना अपना, जो भी आंसर आएगा वो हर्ट्ज में आएगा, HZ, ठीक है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ये वाली, और फिर एक बार तो हमने इसके कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी निकाल ली, फिर इसके कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे आप, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी की एक रेंज आ जाएगी। बात समझ में आई है कि नहीं आई है बेटा? क्लियर है ना? तो आप निकाल लेना आगे इसको सोल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा। तो इसी तरह से आप किसी भी वेवलेंथ अगर आपको पता है तो फ्रीक्वेंसी आप वैसे निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी को के रट्टे मत लगाना, ये मत याद करना, केवल हाँ इसको जरूर याद कर लेना, ये जो वेवलेंथ रेंज मैंने आपको लिखवाई, क्योंकि अगर वेवलेंथ याद है तो फ्रीक्वेंसी तो आप कभी भी निकाल सकते हो। क्लियर? समझ में आया बेटा? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम समझते हैं गामा रेज, और मतलब अलग अलग रेडिएशंस हैं जो, उनके यूज और कुछ प्रॉपर्टीज को हम समझने वाले हैं अभी। क्लियर है? देखिए सबसे पहले गामा रेडिएशंस, इनकी हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होती है। पेनिट्रेशन का मतलब किसी मटेरियल के आर पार निकल के चले जाना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन पावर है वो किसकी है? गामा रेडिएशंस की होती है। क्लियर? इनका यूज कहां है? मेडिकल साइंस में, टू किल द कैंसर सेल। मेडिकल साइंस में कैंसर सेल को खत्म करने के लिए इनका यूज किया जाता है, यानी कि यूं कहें कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट यूज है, ये याद रखना है। सेकंड, टू इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शन, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए हमें गामा रेडिएशंस की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? तो ये दो यूज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और थर्ड यूज है, आता है इसका, टू प्रिजर्व द फूड स्टफ फॉर द लॉन्ग टाइम, किसी फूड स्टफ को लॉन्ग टाइम तक सेव रखने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए भी हम गामा रेज का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेडिएशंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती हैं, खत्म कर सकती हैं। दे कैन किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन एक बात और याद रखनी है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस भी होती हैं। क्लियर है? क्योंकि ये लिविंग टिश्यूज पर अटैक करती हैं, लिविंग टिश्यू को खत्म कर सकती हैं। जरा खुद सोचिए आप, कैंसर सेल को जब खत्म कर सकती हैं तो हमारी बॉडी की जो एक्टिव सेल्स हैं उनको भी तो ये खत्म कर सकती हैं। क्लियर है? तो इसका नुकसान भी है, लेकिन कुछ यूज भी है। क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है एक्सरेज। इनके अंदर भी पेनिट्रेशन पावर होती है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक्सरेज जा सकती हैं, ठीक है ना। तो मतलब इनकी पेनिट्रेशन पावर है इनके पास, लेकिन सबसे अच्छी पेनिट्रेशन पावर गामा की थी, उससे कम अब ये एक्सरे की इससे कम होती है, लेकिन है पेनिट्रेशन पावर। अब देखिए
दे कैन कोज द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस। जब ये मेटल के सरफेस पर आएंगे तो वहां से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब इसके यूज समझते हैं क्या है। इट इज यूज्ड एज द डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। मेडिकल साइंस में डायग्नोस्टिक टूल के रूप में इसका यूज किया जाता है। देखिए हमारी बॉडी के कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर की पिक्चर लेने के लिए हम एक्सरे करवाते हैं ना अपना, वो एक्सरे यही होती हैं, एक्सरेज। क्लियर है? ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की अलग से अगर हमें इमेज चाहिए ना, तो वो हम एक्सरे की हेल्प से ले सकते हैं और इससे डॉक्टर को पता लग जाता है कि कहां पर क्या प्रॉब्लम है। क्लियर? फिर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म ऑफ द कैंसर, ये भी कुछ पर्टिकुलर टाइप के कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है एक्सरे को। क्लियर? नेक्स्ट है टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है इसका एक्सरे का, कि जो अलग है कुछ एलिमेंट्स के क्रिस्टल का स्ट्रक्चर समझने के लिए हम यूज कर सकते हैं एक्सरेज का। और साथ में एक ये यूज भी इसका काफी इंपॉर्टेंट है, यूज्ड एज द डायग्नोस्टिक टूल टू टेक द इमेज ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर की इमेज को लेने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तो क्लियर है बेटा? इनको जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट रेडिएशंस। तो बेटा नेक्स्ट है अपने पास अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशंस, या यूं बोलें यूवी रेडिएशंस। क्लियर? अब ये जो रेडिएशंस है बेटा कुछ केमिकल रिएक्शंस को करती हैं। ये मतलब कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस करती हैं जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, जैसे कि टैनिंग ऑफ द ह्यूमन स्किन। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती हैं, इससे स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो क्लियर है? तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हैं। तो इससे बचने के लिए देखिए जो ग्लास का यूज किया जा सकता है, ग्लास जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है। क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब। अब देखिए इसका एक यूज बताते हैं आपको। जो वेल्डर होते हैं, आपने देखा होगा जब वो वेल्डिंग करते हैं तो स्पेशल टाइप के कुछ ग्लास होते हैं, गोगल्स होते हैं, जो वो अपनी आंखों के ऊपर लगा के रखते हैं। अब वो गोगल्स क्यों लगाते हैं? देखिए दे वियर द स्पेशल टाइप ऑफ गोगल्स टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज की जो लार्ज अमाउंट आ रही है उनकी आंखों की तरफ, वो गोगल्स उन रेज से बचाते हैं उनकी आंखों को। तो बात समझ में आ गई है बेटा क्यों यूज करते हैं वो वेल्डर स्पेशल टाइप के गोगल्स का। फिर नेक्स्ट देखिए, जो हमारे सन से बहुत सारी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही हैं जो कि हमारी धरती पर अगर पहुंच जाएं तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना? क्योंकि हमारे स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो इसीलिए जो एटमॉस्फेयर में एक ओजोन की लेयर प्रेजेंट होती है। कौन सी लेयर प्रेजेंट है बेटा? ओजोन की एक लेयर प्रेजेंट है। अब इस लेयर का क्या फायदा है? देखिए ये जो ओजोन की लेयर प्रेजेंट है ये हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर और हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर। लेकिन आपको पता है बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से जो है इस लेयर में छेद हो रहे हैं, इस लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डिप्लीशन हो रहा है इस लेयर का। ठीक है? तो जो कि हमारे लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। क्लियर है? किसकी वजह से क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से वो लेयर धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, पोल्यूशन की वजह से खत्म होती जा रही है वो। क्लियर है ना? अच्छा फिर देखिए जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं ये वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर सकते हैं, यानी कि वाटर को प्योरीफाई करने में काम आती हैं। तो इसीलिए जो अल्ट्रा वायलेट लैंप है इनको वाटर प्योरीफायर में यूज किया जाता है ताकि वो क्या करे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर दे। नेक्स्ट, ड्यू टू द शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, देखिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वेवलेंथ बहुत ही स्मॉल होती है जिसकी वजह से इनको काफी
हद तक फोकस किया जा सकता है। इनको फोकस करके बहुत ही नैरो बीम बनाई जा सकती है। इनकी क्या बनाई जा सकती है? नैरो बीम। अब इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमारी आंखों की लेजिक आई सर्जरी में इसका यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाएगा इसका? लेजिक आई सर्जरी के अंदर। तो बेटा क्लियर है यहां तक? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर देखो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एटम्स प्रेजेंट हैं अलग अलग, उन एटम्स को ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या कर देती है? आयोनाइज कर देती है। क्या करेंगी? आयोनाइज। और आयोनाइज करके क्या बना देती हैं? आयनोस्फीयर। क्या बनाती हैं? आयनोस्फीयर। तो ये थी आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट। तो बेटा देखिए नेक्स्ट है अपने पास इंफ्रारेड रेडिएशंस। देखिए इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या है? दीज आर आल्सो कॉल्ड द हीट वेव्स। इनको और क्या बोला जाता है? इंफ्रारेड वेव्स को हीट वेव्स भी बोला जाता है। आपको पहले बताया था। क्यों? क्योंकि जो मान लीजिए किसी बॉडी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो जब ये वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को, क्लियर? इंफ्रारेड रेडिएशन आई किसी बॉडी के ऊपर, तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन देयर थर्मल मोशन इंक्रीज। जब उनको वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उनका थर्मल मोशन बढ़ जाएगा एंड दे हीट अप, और उनके अंदर गर्मी पैदा हो जाएगी और उनके आसपास की सारी बॉडीज जो है वहां पर भी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। बात समझ में आ गई है? तो इस तरह से ये जो है किसी बॉडी को हीट अप कर देती हैं, इसीलिए इनको हीट वेव भी बोला जाता है। अब इनके कुछ यूज हैं, वो क्या है? हमारी फिजिकल थेरेपी के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज किया जा सकता है। किसके लिए? फिजिकल थेरेपी के लिए। अब जैसे कि कई बार क्या होता है, हमारी बॉडीज में मस्कुलर पेन होता है, मसल्स में पेन होता है। कई बार बोलते हैं ना डॉक्टर भी कि गर्म चीज से उसको सेक लेना, गर्म चीज से मतलब सेका देते हैं ना हम किस चीज को, तो वो वही चीज तो होता है। वो हीट हॉट बॉडी होगी ना, हॉट बॉडी में कौन सी रेडिएशंस हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं। तो वो हमारी फिजिकल थेरेपी में काम आते हैं। कई बार बोलते हैं ना कि डॉक्टर बोलते हैं कि आपको मान लीजिए पेट में दर्द है या पर्टिकुलर जगह पर गर्म पानी की बोतल लेकर के, ठीक है, उसको आपने वहां से सेक लेना है। तो मतलब कि वो क्या कर रहा है? एक्चुअली उसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस आती हैं हॉट बॉडीज में, ठीक है, और वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है वहां। नेक्स्ट, इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होता है बेटा? हमारी अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, थोड़ा गर्म रखने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन हेल्प करती हैं। अब कैसे? देखिए जरा, हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के वेपर्स, क्लियर? तो जब सन से विजिबल लाइट हमारी अर्थ पर आई, हमारी अर्थ उस विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद उस विजिबल लाइट में से जब को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर हमारी धरती से हीट बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, क्लियर? अब जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो गैसें एक लेयर बना लेती हैं और इंफ्रारेड रेडिएशन को धरती से बाहर, हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती, वो उसको अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने। इस वजह से धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमारी अर्थ को वार्म रखने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है, इंफ्रारेड डिटेक्टर इज यूज्ड इन द अर्थ सैटेलाइट। कुछ सैटेलाइट्स में भी इंफ्रारेड डिटेक्टर का यूज किया जाता है। क्यों यूज करते हैं? फॉर द मिलिट्री पर्पस। कुछ मिलिट्री पर्पस होता है जिसके लिए हम इंफ्रारेड रेडिएशंस को यूज करते हैं। इंफ्रारेड डिटेक्टर का यूज करते हैं कहां पर? अर्थ के सैटेलाइट में। दूसरा, एंड ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। जो क्रॉप्स हैं बेटा, फसलें हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, वो सब ऑब्जर्व करने के लिए भी इंफ्रारेड डिटेक्टर का यूज किया जाता है, क्लियर? नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड इन रिमोट स्विच। अब जैसे टीवी का रिमोट होता है, आपने देखा होगा, उसके अंदर आगे एलईडी बल्ब सा लगा होता है, वो क्या करता है? इंफ्रारेड रेडिएशंस को बाहर निकालता है, क्लियर है? और तो वो हमारे रिमोट कंट्रोल में यूज होता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जहां पर इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज होता है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो बेटा देखिए नेक्स्ट है अपना माइक्रोवेव और रेडियो वेव। लास्ट है हमारे पास ये माइक्रोवेव और उसके बाद रेडियो वेव। तो देखिए जो माइक्रोवेव है इट इज यूज्ड इन द रडार कम्युनिकेशन। जो रडार कम्युनिकेशन होता है वहां पर इसका यूज किया जाता है। किस काम आता है वहां पर रडार कम्युनिकेशन में? फॉर द एयरक्राफ्ट नेविगेशंस। एयरक्राफ्ट के जो एयरक्राफ्ट होते हैं ऊपर उड़ते हैं ये, इनके नेविगेशन के लिए जो हम यूज करते हैं वो माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। जो एरोप्लेन्स वगैरह हैं ऊपर उड़ते हैं तो उनके जो फर्दर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होता है वो किसके जरिए होता है? माइक्रोवेव्स के जरिए होता है। क्लियर है? इट इज यूज्ड इन द माइक्रोवेव ओवन। जो माइक्रोवेव ओवन होता है ना उसमें भोजन गर्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स का ही यूज किया जाता है टू हीट अप द फूड। द फ्रीक्वेंसी, अब माइक्रोवेव ओवन में क्या किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। भोजन में जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ इस ओवन की फ्रीक्वेंसी को मैच करवा दिया जाता है जिससे भोजन जल्दी गर्म हो जाता है। बात समझ में आई है? नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू एनालाइज द डिटेल ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल्स और एटॉम के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोवेव्स का। क्लियर बेटा? समझ में आया? नेक्स्ट है रेडियो वेव। अब रेडियो वेव क्या है? सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ की जो वेव्स हैं दैट इज रेडियो वेव्स। इनके एक्चुअल में मेन यूज क्या है? रेडियो कम्युनिकेशन और टेलीविजन कम्युनिकेशन। इसमें जो सी रेडिएशंस यूज होती हैं वो कौन सी हैं? रेडियो वेव्स। बात समझ में आई है? रेडियो कम्युनिकेशन और टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम में रेडियो वेव का यूज किया जाता है। जनरली इनकी फ्रीक्वेंसी 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज तक वेरी करती है। बात समझ में आई है बेटा? इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्लियर है? अब फर्दर 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज तक बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हैं, ठीक है? तो अलग अलग उसमें भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज का यूज अलग अलग है। जैसे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए 530 किलो हर्ट्ज से 1710 किलो हर्ट्ज। क्लियर है? ये याद रखना है आपने। फिर जो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है जो 54 मेगा हर्ट्ज तक की, इट इज यूज्ड फॉर द शॉर्ट वेव बैंड। मतलब इनके फर्दर अलग अलग ये यूजेस हैं इसके। क्लियर है ना? अब जैसे टीवी वेव्स हैं, टेलीविजन के अंदर जो वेव्स होती हैं वो उनकी रेंज जनरली 54 मेगा हर्ट्ज से 890 मेगा हर्ट्ज तक होती है। क्लियर है? कौन सी वेव्स हैं ये? टेलीविजन की जो वेव्स होती हैं, टीवी वेव्स, उनकी रेंज ये होती है पर्टिकुलरली। और ऐसे ही हमारा जो एफएम बैंड होता है, एफएम के लिए अलग अलग रेंज है, जैसे 88 मेगा हर्ट्ज से 108 मेगा हर्ट्ज तक। क्लियर है? और फिर आगे फर्दर आ जाते हैं आपके सेलुलर फोन्स में भी जो कम्युनिकेशन करते हैं, हम यहीं से बोलते हैं, हमारे कहीं दूर बैठे हुए पर्सन की भी हमें आवाज़ सुनाई दे जाती है, हम उससे बातें कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। वो सब कुछ किसकी हेल्प से होता है? रेडियो वेव्स की हेल्प से। क्लियर है ना बेटा? तो चलिए जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिए। तो ठीक है बेटा, नोट कर लिया होगा आपने। तो ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।